और दोस्तों आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक हमारा है आज हिंदी साहित्य के विषय में हम चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य के बारे में, लेखकों के बारे में, उनकी अलग अलग रचनाओं के बारे में या भिन्न भिन्न रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की बात करें या यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती परीक्षा की बात करें, सिलेबस में शामिल हैं दोनों जगह। या कोई भी आप परीक्षा दोगे उत्तर प्रदेश में, सभी में हिंदी है और हिंदी में साहित्य और लेखक अथवा रचनाएं उनकी पूछी जाती हैं, है ना। तो ये पहली क्लास है हमारी। ऐसी में 2 और क्लास बनाऊंगा, तब जाके कवर कर पाऊंगा आपके साहित्य और रचनाओं के सारी रचनाओं को, जो भी अलग अलग हमारे लेखक हैं, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। फिर भी इस बेसिक क्लास में और पहली क्लास में चर्चा करते हैं और एक एक प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पुराने पेपर आप उठा के देखोगे तो एक ही राइटर उठाया और उसी की अलग अलग रचनाएं पूछ ली, या उपन्यास पूछ लिए या नाटक पूछ लिए। रचनाओं की बात करें, उपन्यासों की बात करें और नाटकों की बात करें, ये पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, तो ये आपको ध्यान देना है। और कोशिश है मेरी इस क्लास में रखे मैंने बहुत सारे प्रश्न, और अगली क्लास में भी बात करेंगे, फिर उसके अलावा अगली, मतलब 3 क्लासों में चर्चा हम करने चलेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें। हिंदी साहित्य की ये क्लास है आपके लिए और लेखक रचनाओं की। तो पहला पॉइंट हमने लिया भारत के पहले राष्ट्रकवि। प्रश्न रहता है भारत के पहले राष्ट्रकवि बताइए। तो पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। इनकी एक रचना पेपरों में कई बार आती है, साकेत और एक भारत भारती। ये दोनों रचना और नोट कर लेना आप इनकी। मैथिली शरण गुप्त की कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। साकेत भी पूछी जाती है और भारती। भारत के पहले राष्ट्रकवि, जिनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया, वो थे मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। दूसरे कवि जिनको दूसरे तौर पे पढ़ा जाता है कि दूसरे ऐसे कौन से कवि थे हमारे हिंदी में, हिंदी साहित्य में, जिनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया या राष्ट्रकवि उनको कहा गया या राष्ट्रकवि की उपाधि या मान सम्मान उनके नाम के साथ है हिंदी में। तो दूसरे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। कौन से? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी बहुत प्रसिद्ध एक कृति है, एक रचना है उर्वशी। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इसका स्टार्टिंग बात करें तो 1965 में हुआ था, जो कि मलयालम के कवि जी शंकर कुरुप को पहला पुरस्कार दिया गया था। और महिला के तौर पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा देवी पूना को दिया गया था, 1976 में दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो, इन्होंने सबसे ज्यादा जो रचनाएं करी या इनका जो प्रेम था वो किसके प्रति था? प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति। तो प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के नाम 7 नाम जोड़ा, प्रकृति से हमेशा लगाव रहा है इनका। तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया। किसको कहा गया? सुमित्रा नंदन पंत को, है ना। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे? सुमित्रा नंदन पंत, जो कि उत्तराखंड में जन्म हुआ था इनका, है ना। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया? आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया? महादेवी वर्मा को कहा गया, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की रहने वाली थी? 1907 में इनका जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद, जो कि किसके उत्पादन के लिए फेमस है? कांच के उत्पादन के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद में आलू का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पोटैटोज प्रोडक्शन होता है, खेती होती है आलू की सबसे ज्यादा इस इलाके में। और कांच का भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है फर्रुखाबाद में। और इसी में मुगल घाट बनवाया था गंगा नदी के इलाके में ही। किसने? औरंगजेब ने, है ना। मुगल घाट भी स्थित है फर्रुखाबाद जिले में। आगे बात करते हैं। हिंदी में खड़ी बोली को बहुत पढ़ते हैं। खड़ी बोली के जन्मदाता, ध्यान रखिएगा, जन्मदाता मतलब इसको लाने वाले, इस बोली को लाने वाले कौन थे? खड़ी बोली को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु तो उपाधि दी गई इनके नाम के साथ। ये तो भाई साहब उपाधि है, जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा क्या है? लोगों के द्वारा दी गई इनको। नाम इनका क्या है? हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नाम पढ़ा जाता है, ठीक है। तो खड़ी बोली के जन्मदाता किसको कहा गया भाई साहब? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और लगातार क्लास को शेयर करते रहे। हिंदी साहित्य की पहली क्लास है। खड़ी बोली के पहले कवि, खड़ी बोली के पहले कवि की बात करेंगे। देखो, दोनों में अंतर है। एक तो जन्मदाता हो गए भाई स्टार्ट करने वाले, फिर कवि की बात हो रही है। खड़ी बोली के कवि कौन थे? खड़ी बोली में जिन्होंने रचनाएं की होंगी अपनी, तो वो कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो, खुश रहो।
तो खुश रहिए अमीर खुसरो इनका नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश में एटा के। एटा में एक गांव पड़ता है पटियाली नाम का, वहां पे इनका जन्म हुआ था। खड़ी बोली के पहले कवि ये माने जाते हैं। ठीक है, इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, तूतिए ए हिंद के नाम से। इनके गुरुजी का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली सल्तनत के समय में ये रहा करते थे। 13वीं 14वीं सदी के बीच की बात है ये। ठीक है, तुगलक वंश का जब शासनकाल था, गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, और उसके अलावा जितने भी शासक आए, कम से कम 7 शासनकालों को इन्होंने देखा, गुरु और शिष्य ने। तो अपने गुरुजी के पास से रहते थे दिल्ली में रहते थे निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम पर वर्तमान में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम भी है दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया है ना। और उनकी दरगाह भी कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। तो अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले थे, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। ठीक है, अच्छे से नोट करते चलिएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा। खड़ी बोली, फिर खड़ी बोली की बात करते हैं। पहला महाकाव्य कौन सा था जो खड़ी बोली में लिखा गया भाई साहब? तो खड़ी बोली में जो लिखा गया वो पहला महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास। कौन सा है भाई साहब? प्रिय प्रवास। इसकी रचना किसने करी? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। लंबा चौड़ा नाम मिलेगा आपको, प्रिय प्रवास के विषय में आप पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया था। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, नोट कर लेना। आगे चलते हैं सर। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन था? ये हिंदी भाषा का है, ये खड़ी बोली का था, ये हिंदी का है। ठीक है, दोनों में अलग अलग अंतर है। हिंदी का पहला महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज नाम देखिए, आराम से याद होगा। पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज चौहान जो थे, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। उनके बारे में, उनके शासन के बारे में इसमें लिखा गया है, हिंदी के इस पहले महाकाव्य के। पृथ्वीराज चौहान के विषय में लिखा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो नाम से है और लेखक हैं चंद्रबरदाई। लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। इन्होंने लिखा था, ये दरबार में उस समय रहते थे। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था, उन्हीं के समय में ये लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, जो कि इनके शासन से संबंधित थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ये। इन्होंने मोहम्मद गौरी से 2 लड़ाइयां लड़ी थी। एक तराइन का पहला युद्ध था 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में। ठीक है, पहले को पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे को हार गए थे। जैसे ही हार गए थे तो दिल्ली में पहली बार तुर्की राजवंश की स्थापना मोहम्मद गौरी ने कर दी थी, जो कि अफगानिस्तान से आया था। किसने कर दी थी? मोहम्मद गौरी ने। कोई दिक्कत सर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास रट लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पुलिस से या एसआई तक। परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। की रचना किसने करी? लाला श्रीनिवास दास। ये रचनाकार हैं इस उपन्यास के, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंदी के पहले कवि कौन थे? हिंदी के पहले कवि साहब, कवि पूछ रहे हैं पहले किसके? हिंदी के। क्या नाम है? सरहप्पा है ना। हप्पो याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत ना। जैसे बच्चा जब रोता है छोटी उम्र में, तो अम्मा या माँ उसे क्या देती है खाने के लिए? हप्पा। और बच्चा भी रोता है किसके लिए? हप्पा के लिए। तो ये वही वाला हप्पा है। ठीक है, याद रखना है इसको। हप्पा है कि नहीं है भैया? ठीक है, ऐसे ही याद रखो, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आप, है ना। पढ़ाई करिए पूरे आनंद के साथ ही पढ़ाई करोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करोगे, तभी मन लगेगा, तभी आप याद करेंगे। ऐसे नहीं पूरे प्रेशर लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। प्रेशर तो लेना ही नहीं है बिल्कुल, है ना। जीवन जन्म लिया है आपने, तो पूरे भक्ति के साथ भगवान का नाम लो सुबह शाम, और अपनी पढ़ाई करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ। काम जो होंगे आपके वो सब शानदार तरीके से होंगे जीवन भर। ठीक है, लेकिन भरोसा भगवान में रखिए, और माता पिता का पूरा आशीर्वाद भी होना चाहिए साथ साथ। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसी हप्पा के बाद, हप्पा को याद रखना पहले कवि थे। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये पहली कहानी जो हिंदी साहित्य में लिखी गई, पहली कहानी, थोड़ी सी इंक डाल दो सर। हिंदी साहित्य में लिखी गई पहली कहानी थी कौन सी? इंदुमती। हिंदी साहित्य की पहली कहानी इंदुमती थी। ठीक है, क्या नाम है? इंदुमती। इंदुमती की रचना किसने करी? किशोरीलाल गोस्वामी। क्या नाम है राइटर साहब का? जो राइटर है साहब किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरी लाल और पीछे हैं गोस्वामी साहब। इंदुमती जी हिंदी की पहली कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र,
दैनिक, दैनिक का मतलब प्रतिदिन या नित्य दिन निकलने वाला अखबार था। समाचार पत्र, क्या नाम है इसका समाचार पत्र का? सुधा दर्पण। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, सुधा दर्पण। नोट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइएगा। हिंदी विषय पर सॉरी, हिंदी विषय पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध रचना चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किसने जीता? सुमित्रा नंदन पंत ने जीता। कौन सी प्रसिद्ध रचना है इनकी? चिदंबरा बहुत प्रसिद्ध रचना है। कौन सी वर्ष में जीता? अगर वर्ष की बात करें तो 1968 में जीता। नोट कर लीजिए, या मिला उनको। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं हम तो उर्वशी रचना बहुत फेमस रचना थी। कौन सी रचना है? उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी। 1972 में मिला इसके लिए इनको। कौन सी वर्ष में मिला? 1972 में। और इन्हें मिला 1968 में। दोनों पॉइंट लिख लेना है ना, दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे ही जाते हैं हमेशा। हिंदी की प्रथम रचना, पहली कहानी इंदुमती थी और पहली रचना श्रवकाचार्य। श्रवकाचार्य, चार्य याद रखना, श्रवकाचार्य पहली रचना थी हिंदी की, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम इस क्लास के दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हमने लिए बहुत महत्वपूर्ण कवियों को या लेखकों को लिया है, जो कि पेपरों में पूछे गए बहुत सारे, है ना, पुराने पेपर्स में, या किसी भी एसआई का पेपर उठा के देख लो, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी वर्षों में हुए सभी में रचनाएं पूछी जाती हैं। तो कुछ 4 से 5 हमने लेखकों को लिया है यहाँ पे, जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और आपके सूरदास, है ना, इनके विषय में चर्चा करिए। इसके अलावा दूसरे पार्ट में और लेखक लाएंगे बहुत जो इंपॉर्टेंट है, उनकी रचना ज्यादा पूछी गई, और तीसरा पार्ट भी बनाएंगे, है ना। तो साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका काम रहेगा बार बार याद करना, बार बार रिवीजन करना आपको, ठीक है। तो देखिए दूसरे पार्ट में चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद साहब की। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये भी बहुत आपको पॉइंट याद रखना है। यूपी के वाराणसी के रहने वाले थे जयशंकर प्रसाद। यूपी के वाराणसी के रहने वाले थे जयशंकर प्रसाद। अब उनकी रचना या कृति झरना, आंसू और लहर याद रखना। और कामायानी तो आपको पता ही है कितनी बार पूछी गई है एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई है। कामायानी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। लहर किसकी? जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद। आगे बात कर लेते हैं प्रेम पथिक। प्रेम पथिक, प्रेम के रास्ते पर चलने वाला भैया क्या है? प्रेम पथिक। पथिक का मतलब क्या हो गया? रास्ता। और प्रेम का मतलब प्यार। क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्रेम के रास्ते पर चलने वाला कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? प्रेम के रास्ते पर चलने पथिक, ठीक है। अगला है चित्राधार। अगली रचना कौन सी है? चित्राधार, ठीक है। कौन सी है साहब? चित्राधार। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इनके कुछ नाटक भी है जो पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? नाटक पूछे जाते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के जैसे चंद्रगुप्त के नाम से नाटक है, स्कंद गुप्त के नाम से नाटक है इनका, है ना। अजात शत्रु भी बहुत फेमस नाटक है, और ध्रुव स्वामिनी। इन चारों नाटकों को याद रखना, चारों नाटकों को याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद के चारों नाटक हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के उपन्यास पढ़ लेते हैं। उपन्यास कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, एक कंकाल है, दूसरा तितली है, तीसरा इरावती है। ये तीनों उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। किसके उपन्यास हैं? जयशंकर प्रसाद के। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि ये इनमें से कौन से लेखक का या रचनाकार का उपन्यास है, ठीक है। उपन्यास की बात करेगा तो उपन्यास लिखेगा, नाटक को पूछेगा तो नाटक का ऑप्शन आएगा, और रचना पूछेगा तो रचना या कृति का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये रचना हो गई, ये नाटक है और ये उपन्यास। दूसरे कवि की तरफ चलते हैं। दूसरे कवि का नाम लिया है हमने रामधारी सिंह दिनकर। एक एक कवि आराम से धैर्य से पढ़िएगा। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे। 1908 में इनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। कब जन्म हुआ था? 1908 में। तो रचना देख लेते हैं। उर्वशी, जो कि सबसे प्रसिद्ध रचना रही इनकी, सबसे फेमस रचना उर्वशी। होमकार, रश्मि रथी भी बहुत फेमस रचना है इनकी, रामधारी सिंह दिनकर की। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और रसवंती, सभी को लिख लेना। अगला पॉइंट है इनका सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना, संस्कृति के 4 अध्याय। ये भी सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना है इनकी,
संस्कृति के 4 अध्याय किन के हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, अगले कवि लिए हैं हमने, लेखक लिए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के विषय में जो कि बहुत सारे पेपर में, आप पुराने पेपरों में देखोगे तो पूछा ही जाता है मुंशी प्रेमचंद को लेकर के। प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे मुंशी प्रेमचंद। कहाँ के रहने वाले? वाराणसी के। वाराणसी के लम्ही गांव में जन्म हुआ था 1880 में और निधन हो गया था 1936 में। मुंशी प्रेमचंद का निधन कब हो गया था? 1936 में निधन हो गया भाई साहब। अब देखिए बचपन का नाम, बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव किनका था? मुंशी प्रेमचंद जी का। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने भाई साहब भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी मुंशी प्रेमचंद जी ने, नौकरी छोड़ करके गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो ब्रिटिश सरकार पड़ गई इनके पीछे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तब इनको नाम बदलना पड़ा और नाम बदल के फिर इनका नाम पड़ा मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी है इनके नाम के पीछे। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर लॉन्ग में बताएंगे किसी दिन आपको, जीएस की एसटी की क्लास में या हिंदी की क्लास में। ठीक है, तो पहला और वास्तविक या बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। लगभग 18 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं भाई साहब। उपन्यासों की संख्या कितनी है? 18। लेकिन देखिए फेमस और जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो पूछे गए हैं। गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, गबन है, सेवा सदन है और रंगभूमि है। अब देखो, देखिए सर आप भी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास में देखो पीछे का वर्ड कौन सा है? यहाँ पे ना। यहाँ भी पीछे का वर्ड कौन सा है? ना। और यहाँ भी पीछे का वर्ड कौन सा है? ना। तो इससे याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल याद रहेंगे। अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लॉजिक लगा सकते हैं आप थोड़ा सा दिमाग से। गोदान, गबन, सेवा सदन और इधर है ये रंगभूमि। ठीक है, ये कुछ ही उपन्यासों को लिया है हमने। जैसा कि मैंने बताया 18 उपन्यास लिखे इन्होंने, और भी बताएंगे दूसरी तीसरी क्लास में। ठीक है, तब तक आप इनको रटिएगा। अब इनके कहानियों का जो संग्रह है उसे 8 भागों में मानसरोवर नाम से जाना जाता है। 8 भागों में जो नाम दिया गया इनकी कहानियों के संग्रह का, वो मानसरोवर नाम दिया गया। मतलब मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी हैं, जो कहानियां लिखी हैं, कहानियों के संग्रह को 8 भागों में किस नाम से जाना गया है? मानसरोवर का नाम दिया गया है। ठीक है, कहानियों को सिर्फ, उपन्यासों को नहीं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। महादेवी वर्मा का नाम लिया है हमने यहाँ पे, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। कहाँ पे हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। और कब हुआ ऐसा माना जाता? होली के दिन, मार्च के महीने में हुआ, होली के दिन। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए निहार, निहार और एक है रश्मि, एक रचना है नीरजा, इसके अलावा सांद गीत है और दीप शिखा है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। नोट कर लीजिएगा। दोबारा देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत और दीप शिखा। नोट कर लीजिएगा भाई साहब। आगे बात करते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ? आगरा मथुरा वाले रोड पर रुनकता गांव में। ऐसा पढ़ते हैं 1478 में। 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित एक गांव जिसका नाम रुनकता ऐसे लिखा रहता है, लेकिन रुनकता के पास है सूर सरोवर पश्चिम बिहार, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी, जो कि एक रामसर साइट में भी शामिल है इस समय। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा भालू जो केंद्र है वो कीठम झील के अंदर स्थित है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार के अंदर स्थित है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार के अंतर्गत तकरीबन 50 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जिससे सरकार अपना बेनिफिट करती है, एडवांटेज के लिए, लाभ के लिए पैसा कमाती है सरकार वहाँ से। और इसी सूर सरोवर बिहार में नेत्रहीन स्कूल भी है, जो सूर स्कूल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, और जो शिक्षक भी होते हैं वो भी नेत्रहीन ही होते हैं, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ब्रेल, लुइस ब्रेल एक फ्रांस के व्यक्ति थे जिन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था, है ना? कौन सी का? ब्रेल लिपि का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं रचनाओं की। तो सूरसागर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, सूरसावली, साहित्य लहरी और कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, सूरसावली और सूरसागर इनकी ये प्रसिद्ध रचना रही है। किनकी प्रसिद्ध रचना रही है? सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना रही है। ये फोन उठाइए, हरिओम को फोन आया। आगे बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, अब तुलसीदास जी की भी हमने पूरी रचना नहीं ले पाए,
लेकिन और रचनाओं की हम दूसरे पार्ट में या दूसरी क्लास में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जैसे तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ? चित्रकूट में। जन्म कहाँ पे हुआ था? चित्रकूट। रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस है जो कि 1574 में लिखी इन्होंने, वर्ष भी लिख लेना। रामचरितमानस की रचना 1574 में की गई। रामलला नहचू की 1582 में भाई साहब, और विनय पत्रिका 1582, ये विनय पत्रिका भी 1582 में। ठीक है, ये वर्ष लिख दिए मैंने। पुरानी परीक्षाओं में कई बार महत्वपूर्ण रचनाओं की वर्ष भी पूछी गई है हिंदी के पार्ट में, है ना। तो रामचरितमानस आप जानते ही हैं, घर घर में पाई जाती है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म या हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है एक तरीके से। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करी, जिसमें पूरा भगवान राम के जन्म से लेकर के लास्ट पूरे जीवन काल के बारे में उनको बताया गया है। तो इसकी रचना कब हुई थी? रामचरितमानस 1574 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक रचनाएं जैसे जानकी मंगल है, एक सतसई है और कवितावली है, ये और रचनाएं हैं। ये भी किन की हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं। तो ये हमारी पहली क्लास थी। अगर कोई दिक्कत आपको लगी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अभी 2 क्लास और हम बनाएंगे, पूरा साहित्य आपका कंप्लीट कर देंगे। साहित्य के लिए आपको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आप रिवीजन कर लेना। उम्मीद करेंगे कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 6 से 8 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षाओं में। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि पुराने हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। लगातार ये निःशुल्क कोर्स आपके लिए चल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। पढ़ते रहिए और अपना साथ आप हमारे साथ बनाए रखिए, अपने सुझाव भी देते रहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें अपना सभी लोग।